नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्ज़ाम मंत्रा पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल हम लोग एनर्जी वाली क्लास कर रहे थे और थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं था, तबीयत ना सही होने के कारण हमने उस क्लास को बीच से रोक दिया था। तो अभी ये उसी क्लास का पार्ट 2 है, उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो जो साथी हमारे रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं उनको पता होगा कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम रिलेवेंट कंटेंट आपको दिया जा रहा है और बेहतरीन तरीके से आपका पूरा सिलेबस इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का कंप्लीट किया जा रहा है। जो साथी ये क्लास पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दें कि चैनल पे जाइए, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की छोटी छोटी क्लासेस हैं, देख के आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी पूरा आप अपना तैयार कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको परीक्षा में यहीं से देखने के लिए मिलेंगे और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे मिलेगा। तथा वो सभी साथी जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए हमारी जो फ्री वेबसाइट बनाई हुई है मॉक टेस्ट के लिए, यूपी एग्जाम मंत्रा, आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे, ऊपर जो है वेबसाइट आ जाएगी, क्लिक करिएगा। उस पर जाके आप सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अभी जो है पहला उसमें मॉक टेस्ट आया है, टेस्ट नंबर 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट में जाएंगे। दूसरा टेस्ट जो है अगले संडे या मंडे को आ जाएगा। सप्ताह में एक आपको फुल लेंथ मिलेगा, बाकी सेक्शनल टेस्ट उसमें अपडेट हो रहे हैं। जो साथी डेली विजिट कर रहे होंगे वेबसाइट को उनको पता होगा। तो कल हमने अपनी क्लास यहाँ पे ख़त्म की थी। हम हरित ईंधन और बायो एस्फाल्ट के बारे में हमने चर्चा की थी। अभी की जो हमारी क्लास है उसमें हम चर्चा करने वाले हैं बायोडीजल के ऊपर कि बायोडीजल क्या है। सबसे पहले आप समझिए कि बायोडीजल होता क्या है। डीजल पेट्रोल तो आप लोग सुने हैं, ये जीवाश्म ईंधन होता है, लेकिन अब ये बायोडीजल क्या है आप पूछेंगे तो बायोडीजल कुछ नहीं है। बायोडीजल ऐसा ईंधन होता है, अगर आपसे पूछे कोई बायोडीजल क्या है तो ये क्या है, ईंधन है। कैसा ईंधन है कोई आपसे पूछे तो ये ऐसा ईंधन है जो पौधों के तेल, पौधों से जो निकलने वाला तेल होता है, या फिर इनकी बीजों से निकलने वाला जो तेल होता है, बीजों के तेल, पौधों के बीजों के तेल, या फिर पशुओं की चर्बी, या फिर पशुओं की चर्बी से ये बनाया जाता है। बायोडीजल क्या है, अब देखिए जो आपका नॉर्मल जो डीजल पेट्रोलियम वाला होता है, जीवाश्म ईंधन वाला, वो सब तो जीवाश्म ईंधन है। लेकिन ये उसके अतिरिक्त ये दूसरी चीज़ है, ये इसमें देखिए बायो लगाया आगे। बायो लगा है तो मतलब पेड़ पौधों जीव जंतुओं से संबंधित होगा। तो ये क्या होता है, पेड़ पौधों जीव जंतुओं की चर्बियों से या पेड़ पौधों के तेल से या फिर पेड़ पौधों के बीजों के तेल से ये बनाया जाता है। अब ये ईंधन है, केवल बनाया ही नहीं जाता, इसका यूज़ होता है। इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है जो आपका पेट्रोल डीजल जो जीवाश्म ईंधन होता है, या तो उसके साथ इसका यूज होता है या तो उसके स्थान पर इसका यूज होता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है पेट्रोल डीजल का स्थान ले ले, लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी कभी पेट्रोल डीजल में इसको मिक्स करके भी इसका यूज किया जाता है। तो अब आप समझ चुके कि बायोडीजल क्या है। तो बायोडीजल एक ऐसा ईंधन है जो पौधों के तेल, बीजों के तेल या पशुओं की चर्बी से बनाया जाता है, और यह डीजल इंजन में पेट्रोल डीजल की जगह या फिर उसके साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ ऐसे ही क्रॉप्स हैं, कुछ ऐसी फसलें हैं जिनका की यूज किया जाता है। जैसे वो कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि जिनका यूज कैसे किया जाता है, जिनका यूज किया जाता है बायोडीजल के तौर पर। तो वो फसलें कौन सी हैं, मतलब कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनके बीज या उनके फलों से तेल निकाला जाता है और उस तेल से क्या बनाया जाता है, बायोडीजल बनाया जाता है। तो ऐसी फसलों को आपको यहाँ पे समझाते हैं। देखिए कुछ फसलें होती हैं जिनका जो बीज होता है या जिनका तेल होता है या उनके फल होते हैं, वहाँ से तेल निकाला जाता है और जो है उससे क्या बनाया जाता है, उससे बनाया जाता है बायोडीजल, उससे बनाया जाएगा बायोडीजल। तो ये कुछ प्रजातियां हैं जिनका नाम यहाँ पे लिखा है। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है वो कौन सी प्रजातियां हैं। तो दो इंपॉर्टेंट प्रजातियां आपको याद रखना है, जेट्रोफा और आपका पोंगोमिया पिन्नाटा। ये दो फसलें आपको याद रखना है कि इनका जो है यूज बायोडीजल के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बायोडीजल वाली क्रॉप्स क्या हैं, तेल देने वाली फसलें। ठीक है, ऐसे नॉर्मल याद रखें, जिनके बीज या जिनके फलों से तेल निकाला जाता है तो वो क्या होती हैं, आपकी बायोडीजल क्रॉप्स होती हैं। हमने प्रमुख का नाम भी बताया, एक है आपका जेट्रोफा हो गया, दूसरा हो गया आपका पिन्नाटा। इसको करंज भी बोला जाता है, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, करंज बोला जाता है। इसके अलावा जैसे सूरजमुखी है या फिर सरसों है, इनके भी तेलों को बायोडीजल के रूप में यूज किया जाता है। नीचे देखिए लिखा है कि आपका जो मक्का है, मक्का तो एथेनॉल के लिए यूज किया जाता है, मक्का। ठीक है, मक्का हो गया, गन्ना, ये तो एथेनॉल के लिए, एथेनॉल दूसरी चीज़ है। बायोडीजल के कुछ प्रमुख यहाँ फसलों के नाम लिखा है, जैसे जेट्रोफा हो गया, पोंगोमिया हो गया, सूरजमुखी हो गया, करंज हुआ, महुआ हुआ, नीम हुआ। इनका यूज किसके लिए किया जाता है, बायोडीजल के लिए। अब आप कहेंगे कि अच्छा बायोडीजल क्यों जरूरी है, हमारे पास डीजल पेट्रोल तो है। बात वही है कि बायोडीजल, अगर हम बायोडीजल वाली फसलें होंगी तो हमारी क्या होगी, पेट्रोलियम पर निर्भरता कम होगी। पेट्रोलियम मतलब जो जीवाश्म ईंधन है उस पर निर्भरता कम होगी, क्योंकि जीवाश्म ईंधन एक दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो अनवीकरणीय है और उससे प्रदूषण भी होता है। तो प्रदूषण और
पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बायोडीजल जो फसल हैं इनको उपजाते हैं। लेकिन अब समस्या भी है, बायोडीजल जब आप फसलों को उपजाएंगे तो एक सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी, हो सकता है इन फसलों में मुनाफा ज़्यादा हो, किसानों को मुनाफा ज़्यादा हो, तो वो क्या करेंगे, वो गेहूँ धान जो आपकी खाद्यान्न फसलें हैं हो सकता है उनको उपजाना किसान बंद कर दें। तो क्या हो सकता है, खाद्य संकट आ सकता है, खाद्य संकट आ सकता है। तो बायोडीजल की फसलों से ये हमें नुकसान भी है। ज़मीन में की उत्पादकता, जो ज़मीन की उत्पादकता है वो घट सकती है, यानी कि ज़मीन बंजर हो सकती है, जो उसके पोषक तत्व हैं वो खत्म हो सकते हैं। तो बायोडीजल से हमें प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट के साथ साथ हमें क्या है, नुकसान भी है। ठीक है, यहाँ तक की आप बात समझे। बायोडीजल क्या है, कुछ प्रमुख बायोडीजल फसलों के नाम, यहाँ से ये जो साइड में लिखा है आपको इन सारी चीज़ों को नहीं याद रखना है। ठीक है, याद क्या रखना है, जो हमने बताया कि पहली बात तो बायोडीजल क्या है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके दिमाग में। फिर ये जो कुछ बायोडीजल वाली फसलों के नाम लिखा है इनका नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपसे इन फसलों के नाम से पूछेगा। तो जेट्रोफा, पोंगामिया पिन्नाटा, सूरजमुखी, करंज, महुआ, नीम, ये बायोडीजल के लिए है। मक्के के लिए ध्यान में रखा है, मक्का का यूज़ एथेनॉल के लिए किया जाता है, ना कि बायोडीजल के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझे। फिर हमने बताया बायोडीजल का प्रॉफिट तो है कि हमारी पेट्रोलियम पर निर्भरता कम होगी, प्रदूषण कम होगा, लेकिन किसानों के लिए अगर किसान इस पे ज़्यादा, उनको ज़्यादा मुनाफा लगता है, ज़्यादा प्रॉफिट लगता है, तो हो सकता है खाद्यान्न संकट भी आ जाए और ज़मीन को भी ये फसलें बंजर बना सकती हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। बायोडीजल भी हमारा खत्म हो गया, अब हम चलते हैं फ्यूल सेल के ऊपर। फ्यूल सेल एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। हो सकता है कि आपने इसको पढ़ा हो पहले लेकिन आपको समझ में ना आया हो। ठीक है, तो यहाँ भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि फ्यूल सेल क्या है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे आपको। देखिए यहाँ ये देखिए, अभी तक जो भी हम विद्युत का उत्पादन करते हैं, विद्युत का उत्पादन जो करते हैं, हम इसको थोड़ा सा पेन साइज छोटा कर दे रहे हैं। ठीक है, जो भी विद्युत का उत्पादन करते हैं, आपको पता है जितने भी माध्यम होते हैं विद्युत उत्पादन के, उसमें इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट नहीं बनती है, इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट नहीं बनती है। आप कहेंगे कैसे नहीं डायरेक्ट बनती, देखिए जैसे किसी इंजन की बात करिए, जो आपका कार में इंजन लगे हैं, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, उसमें क्या होता है, इनका दहन होता है। दहन के बाद जो गैस या फिर ऊष्मा होती है उससे क्या होता है, पिस्टन जो होता है, वो पिस्टन जो है वर्क करता है। फिर उस पिस्टन के वर्क करने के बाद जो है वो इंजन क्या करता है, वो वर्क करता है, एनर्जी बनती है। यही पिस्टन जब आपका वर्क करता है फिर इंजन चलता है। जो आपका डायनमो होता है, डायनमो क्या करता है, फिर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में। यानी कि इन सब में पहले दहन होता है, दहन से गैसें और ऊष्मा निकलती हैं, फिर उन गैसों और ऊष्मा के वजह से पिस्टन वर्क करता है, फिर उसके बाद जो है क्या होती है, हमारी विद्युत ऊर्जा बनती है। ठीक है, आप समझे कि डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि डीजल से सीधे बन जा रही है विद्युत, नहीं, डीजल का दहन होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज़, अलग उसका कॉन्सेप्ट है बनने का। डायरेक्ट बिजली नहीं बन रही है। डायरेक्ट बिजली कहाँ बनती है, बनती नहीं है, स्टोर होती है। जो आपकी बैटरी होती हैं, जो आपकी बैटरी होती हैं, सेल होता है, उसमें क्या होता है, जो आपकी बिजली है, एसी करंट इसमें स्टोर हो जाता है डीसी के रूप में। इसका आप डीसी के तरीके से यूज करते हैं, डीसी के तरीके से यूज करते हैं। लेकिन इन बैटरीज की प्रॉब्लम क्या होती है, इनको रिचार्ज करना पड़ता है, इनको क्या करना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है। अब हम बोलें यार ऐसी कोई बैटरी आ जाए, इसको तो रिचार्ज करना पड़ रहा है, अब हम बोलें कि ऐसी कोई बैटरी आ जाए जिसको रिचार्ज ना करना पड़े। जैसे इंजन में हम क्या होता है, फ्यूल देते हैं और वो इंजन क्या बनाता है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। लेकिन डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्ट विद्युत नहीं बनाता है, बल्कि बीच में दहन की प्रक्रिया होती है। दहन के बाद पिस्टन वर्क करता है, उसके बाद उसमें अलग कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी बनने का। ठीक है, लेकिन हम बोले कि ऐसा कोई फ्यूल हो जिसको ये बैटरी के जैसे वर्क करे। जैसे बैटरी को रिचार्ज करना पड़ रहा है, वैसे इस बैटरी में हम फ्यूल डालें और डायरेक्ट ये बैटरी क्या बना दे, डीसी करंट बना दे। ठीक है, ट्रेडिशनल जो बैटरी या सेल होते हैं उसको रिचार्ज करना पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई बैटरी या सेल आ जाए जिसको रिचार्ज ना करना पड़े, जिसको हम जैसे यहाँ पे गाड़ी में तेल डीजल डाल दिए, पेट्रोल डाल दिए तो गाड़ी सीधे चलने लगी ना, तो वैसे ही सीधे इसमें हम फ्यूल डालें और ये सीधा जो है डीसी करंट जो है हमें दे दे, यानी कि सीधे इलेक्ट्रिसिटी बना दे। तो ये इस प्रकार के सेल्स हैं, जो ऐसे सेल आजकल हम खोज रहे हैं, इनको क्या बोला जाता है, जो इस प्रकार के सेल हैं इनको हम बोलते हैं इनको हम बोलते हैं फ्यूल सेल। क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल। मतलब इनको डायरेक्ट हम फ्यूल देंगे और ये फ्यूल से सीधे बनेगी हमारी इलेक्ट्रिसिटी, डीसी करंट सीधे बन जाता है।
अब आपको समझ में आया कि फ्यूल सेल क्या है। हमने बताया कि भैया जो नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीका है, जो भी हमारे पास ईंधन है, डीजल, पेट्रोल, इनका हम यूज करते हैं, तो पहले ये कन्वर्ट होते हैं, किस में कन्वर्ट होते हैं, ऊष्मा में और गैसों में। फिर वो गैसें पिस्टन को वर्क कराती हैं, फिर आगे जो है कार आपकी वो चलती है, या फिर अगर उसमें डायनमो लगा है तो वो पिस्टन की सहायता से डायनमो घूमेगा, फिर डायनमो के माध्यम से आपकी आंतरिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में बदलती है। लंबी प्रक्रिया होती है, कई स्टेजेस होते हैं। फिर हमने बोला कि जो आपका ट्रेडिशनल सेल होता है उसकी क्या विशेषता है, जो बैटरी होती है वो डायरेक्ट डीसी करंट तो देता है लेकिन चार्ज करना पड़ता है। फिर हमने बोला कि ऐसा अगर आप कोई सेल आ जाए जिसको चार्ज ना करना पड़े, जिसको सीधे फ्यूल दिया जाए और वो सीधे सीधे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बना दे, सीधे विद्युत ऊर्जा बना दे, उसे बोला जाता है फ्यूल सेल। उसे क्या बोला जाता है, फ्यूल सेल। अब इसका उदाहरण देखिए कि जैसे आजकल हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स आते हैं जिसमें कि ईंधन के रूप में हाइड्रोजन दिया जाता है। क्या होता है, शेल होगा, उसमें ईंधन के रूप में आपको हाइड्रोजन दिया जाएगा और हाइड्रोजन डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। ये आपका शेल होगा। इसमें ईंधन के रूप में क्या दिया जाएगा, ईंधन के रूप में आपको हाइड्रोजन दिया जाएगा। इसमें कोई आपकी ईंधन, इसमें कोई अब गैस या फिर ऊष्मा नहीं बनेगी, ना कोई पिस्टन वर्क करेगा। ईंधन आप सीधे से डालेंगे, सीधे आपको डीसी करंट मिलेगा। जैसे देखिए हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन है उसको ऑक्सीजन के साथ जब आप दहन करेंगे, जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, दहन यहाँ नहीं होता है, ऑक्सीजन के साथ जाएगा तो विद्युत रासायनिक संयोग से सीधे सीधे आपकी डीसी करंट आपको मिल जाती है। ठीक है, डीसी करंट मिल जाएगा और जल मिल जाएगा। यहाँ पे कोई आपको अतिरिक्त काम यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ कोई पिस्टन नहीं है, कोई यहाँ पे डायनमो नहीं है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को, पहले केमिकल ऊर्जा बन रही है, फिर यांत्रिक ऊर्जा बन रही है, फिर उसके बाद में विद्युत ऊर्जा बन रही है। यहाँ कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है, सीधे जो है हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है डीसी करंट में। तो इसे ही बोला जाता है फ्यूल सेल। और जहाँ अब इस फ्यूल सेल का नाम चेंज हो जाता है, जैसे अगर ये हाइड्रोजन इसमें ईंधन के रूप में यूज किया जा रहा है तो इसको बोला जाएगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल। क्या बोला जाएगा, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। अब फ्यूल सेल का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ के, ऐसा सेल है जिसमें हम ईंधन, इसको रिचार्ज करने की जरूरत नहीं होती, ईंधन देंगे, ईंधन से सीधे डीसी करंट बन जाएगा आपका। हमने उदाहरण दिया कि हाइड्रोजन जो फ्यूल सेल होता है उसमें जब हम हाइड्रोजन देंगे तो सीधे हमें जो है डीसी करंट आपका मिल जाता है। समझ गए आप। अब ये फ्यूल सेल का लाभ है, ये अधिक इफिशियंट होते हैं, पर्यावरण के प्रति हितैषी होते हैं, शोर नहीं होता है, और सेल की डिजाइन व माप का आसान तरीका होता है। शोर कहाँ से होगा, कोई इसमें यांत्रिक ऊर्जा तो हो नहीं रही है, यांत्रिक काम तो हो नहीं रहा है, सीधे क्या हो रहा है, उसमें फ्यूल जा रही है और वो सीधे चेंज हो जा रही है किसमें, डीसी करंट में। ठीक है, अब आगे देखेंगे कुछ और नई तकनीकें हैं। ठीक है, यहाँ तक की क्लास आप समझे। इस क्लास में बेसिकली हम जो आप एनर्जी के नए स्रोत हैं, उसको बनाने के नए तरीके हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो हम कहाँ से अपनी कल चर्चा शुरू किए थे, हमने सौर ऊर्जा के बारे में बताया, बायोगैस के बारे में बताया, कैसे हम बायोमास से अपनी एनर्जी बनाते हैं, फिर हम हरित ईंधन के बारे में बताए, फिर हम बायोडीजल के बारे में बताएं, फिर अभी हम क्या बता रहे हैं, फ्यूल सेल के बारे में बता रहे हैं। अब आशा करते हैं फ्यूल सेल को भी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो सूक्ष्म जैविक ईंधन एवं शैवाल आधारित ईंधन है। ये क्या है, माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स एंड एल्गी बायोफ्यूल्स। इसके बारे में कुछ याद नहीं रखना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटी सी चीज़ें हैं, उसको आपको समझना है। माइक्रोबियल फ्यूल सेल क्या है, ये क्या है, सूक्ष्म जीव ईंधन या फिर माइक्रोबियल फ्यूल सेल। फ्यूल सेल आप समझ गए। चलिए, अब माइक्रोबियल फ्यूल सेल का मतलब क्या है, सूक्ष्म जैविक ईंधन का क्या मतलब है। इसमें जैसे आपके सूक्ष्म जीव हो गए, सूक्ष्म जीव जैसे आपका बैक्टीरिया मान लीजिए हो गया। ठीक है, जब ये सब सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, आपके जैविक पदार्थों को विघटन करते हैं। जैविक पदार्थों का क्या करते हैं, विघटन करते हैं, यानी कि उनको नष्ट करते हैं। अब जब ये सूक्ष्म जीव जैविक पदार्थों का विघटन करते हैं, इस समय इनके इस विघटन के कार्य में ऊर्जा, यानी कि विघटन के दौरान अगर ऊर्जा बनाई जाती है तो उस तरीके को क्या बोला जाता है, माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स, यानी कि सूक्ष्म जैविक ईंधन। वो क्या रहा है, आपका बैक्टीरिया आया, उसका काम ही है, क्या काम है, जैविक पदार्थों का विघटन करना। अब वो जब जैविक पदार्थों का विघटन कर रहा है, इस प्रक्रिया में कुछ ऐसी तकनीक हो कि हमें ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा मिल जाती है। यानी कि सूक्ष्म जीव जैविक पदार्थों का विघटन करके जब ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स। ऐसे कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जिनका यूज किया जाता है ऊर्जा के उत्पादन में। ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, जब वो जैविक पदार्थों का विघटन करते हैं तो जो उनके रासायनिक बंध होते हैं वो टूटते हैं, तो हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। समझ गए, सूक्ष्म जैविक ईंधन। इसमें भी वही प्रक्रिया, जैसे वहाँ पे हाइड्रोजन यूज हो रहा था, वैसे यहाँ पे सूक्ष्म जीव हैं। और ये जो जैविक पदार्थ है जिसका ये विघटन करेंगे, इसका एक नाम होता है, इसको सबस्ट्रेट बोला जाता है। इसको सबस्ट्रेट बोला जाता है, इसको सबस्ट्रेट बोला जाता है। कुछ समझने वाली चीज़ नहीं, एकदम सिंपल सी चीज़ है। जैसे जब आप खाना बनाते हैं तो जो वहाँ पे पदार्थ हैं उसको सामग्री बोला जाता है,
जब आप खाना बनाते हैं तो जो आपकी आवश्यक सामग्री उसको क्या बोला जाएगा? खाद्य सामग्री बोला जाएगा। जैसे आपको चावल चाहिए, गेहूँ चाहिए, मान लो रोटी बनानी है तो गेहूँ का आटा चाहिए, पानी चाहिए। तो जो आवश्यक चीज़ें हैं उनका कुछ ना कुछ नाम है। तो वैसे ही जो भी जिन जैविक पदार्थों का विघटन करते हैं आपके सूक्ष्म जीव, उनको एक नाम दे दिया गया। क्या बोला गया? उनको बोला जाएगा सबस्ट्रेट। जिस पदार्थ का विघटन करेंगे वो कोई ना कोई जैविक पदार्थ होगा। हर कंडीशन में वो अलग अलग हो सकता है। जैसे हम राम, श्याम, मोहन, बहुत लोग हैं ना, मनुष्य का नाम है और पूरी प्रजातियों का क्या नाम हो जाता है? मनुष्य बोल देते हैं। तो उसे ही इस पूरी जैविक जो जिसका विघटन किया जाता है उस समूह के हर एक तत्व पदार्थ को क्या बोला जाएगा? सबस्ट्रेट। मतलब छोटी सी बात है, सूक्ष्म जीव जिस जैविक पदार्थ का विघटन करता है उसको बोला जाता है सबस्ट्रेट। समझिए, कच्चा माल होता है, सबस्ट्रेट बोला जाता है। और जब इस सबस्ट्रेट का वो विघटन करेगा तो हमें मिलती है ऊर्जा। इसी को बोला जाता है माइक्रोबियल फ्यूल सेल। ठीक है, समझ गए आप? वही लिखा है कि जैव परिवर्तनीय सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है? वही जैविक पदार्थ है कि रासायनिक ऊर्जा को, इनके अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है जिसको सूक्ष्म जीव जो आपका बैक्टीरिया होता है विघटित करता है, तो सीधे हमें विद्युत ऊर्जा मिल जाती है। जो भी फ्यूल सेल हैं उनका कॉन्सेप्ट ही यही है कि सीधे हमें विद्युत ऊर्जा जो है मिल जाती है। ठीक है, इसमें सूक्ष्म जीवों का उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया जाता है। जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं? उत्प्रेरक के रूप में इसका विघटन तेज करते हैं। इसका विघटन जब तेज करेंगे तो ज़्यादा तीव्र मात्रा में विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट होगी। अब आशा करते हैं ये चीज़ भी आपको समझ चुके होंगे। अब कुछ सबस्ट्रेट का नाम दिया है जिनका कि विघटन करके जो है हमें प्राप्त होती है विद्युत ऊर्जा। ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये कार्बनिक है। ग्लूकोज, सुक्रोज, सेल्यूलोज, स्टार्च, ठीक है, एसीटेट, एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोटीन। और अकार्बनिक में आपका एक नाम लिखा है सल्फाइड्स। इसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा। अब हम आशा करते हैं ये चीज़ें, हमने आपको फ्यूल सेल्स के बारे में बताया। फ्यूल सेल क्या है? जो डायरेक्ट जो है कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? आपकी विद्युत ऊर्जा में सीधे परिवर्तन कर दें। इसमें ईंधन दिया जाएगा और ईंधन सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद हमने बताया कि एक होती है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होती है? किसमें हाइड्रोजन दिया जाएगा, हाइड्रोजन सीधे डीसी करंट में बदल दिया जाएगा। फिर हमने बताया एक होती है माइक्रोबियल फ्यूल सेल, एक होती है एल्गी फ्यूल सेल। तो जब माइक्रोबियल फ्यूल सेल का मतलब सूक्ष्म जीवी फ्यूल सेल, तो इसमें सूक्ष्म जीव यानी कि बैक्टीरिया होता है और रॉ मटेरियल आपका क्या होता है? आपके जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज यानी कि जैविक पदार्थ होते हैं। इनको जो है बैक्टीरिया क्या करता है? तोड़ता है और सीधे वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर उस अब देखिए, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन यूज हो रहा था, यहाँ पे माइक्रो बैक्टीरिया यूज हो रहे हैं। इसी प्रकार एल्गी फ्यूल सेल होती है जिसमें एल्गी यूज होगा। ठीक है, अब इनके बारे में ज़्यादा याद नहीं करना है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एल्गी बायोफ्यूल सेल्स क्या हैं और आपकी सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं क्या हैं। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाओं का मतलब माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स। ठीक है, शैवाल आधारित जैव ईंधन, एल्गी बायोफ्यूल्स। तो इनके बारे में ये 2-3 पॉइंट है जिसको आपको याद करना है। इनका उत्पादन समुद्रों एवं महाद्वीपों दोनों में संभव है। एल्गीज आपके शैवाल होते हैं, महाद्वीप में भी पाए जाते हैं और समुद्रों में भी पाए जाते हैं। अब देखिए, ये एकदम नवीन टेक्नोलॉजी है, ये नवीन तकनीकी है, इसके बारे में बहुत शोध नहीं हुआ है अभी, ये बहुत महंगी है। वही लिखा है कि इसके लिए आपको शैवाल आधारित जैव ईंधन के लिए आपको उच्च स्तर की विशेषज्ञता, ज्ञान और अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता है। विकासशील देशों के लिए कठिन है। बड़े पैमाने पर स्थापना से पारिस्थितिकी एवं समाज पर प्रतिकूल प्रभाव संभव है। नई टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ इस क्षेत्र में। तो वही बता रहा है कि अभी इतनी महंगी है। जब कोई चीज़ नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो बहुत महंगी होती है, धीरे धीरे वो सस्ती होती है, तो बहुत महंगी है। और क्योंकि अभी इसका बहुत यूज़ नहीं हुआ, बहुत इस पर रिसर्च नहीं हुई, तो हमें ये भी नहीं पता कि क्या इसका इन्वायरमेंट पे, हमारे सबके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। निगेटिव प्रभाव भी बढ़ सकता है, तो अभी उन सारी चीज़ों पर इस पर अभी अध्ययन नहीं हुआ है। तो बस आपको यही इतनी चीज़ें समझना था। आज की क्लास में हमने क्या समझा अभी तक हमने हरित ईंधन कल ही समझ लिए थे। बायोडीजल को समझा। बायोडीजल वे फसलें हैं जिनके कि आपका जो उनका बीज है या फिर उनका तेल है उसको निकाला जाता है और उसका यूज जो है कैसे किया जाता है, डीजल के साथ या फिर उसके स्थान पर उसका यूज किया जाता है। कुछ प्रमुख फसलें हमने आपको बताया, जेट्रोफा हो गया, पंगोमिया हो गया, नीम हो गया, करंज हो गया, महुआ हो गया। फिर हमने फ्यूल सेल के बारे में बताया। फ्यूल सेल में क्या होता है? डायरेक्ट जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन से सीधे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, बीच में कोई चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसके हमने 2-3 रूपों को बताया। जैसे आपका 2-3 हाइड्रोजन अगर उसमें कच्चा सामान के रूप में प्रयोग होगा, रॉ मटेरियल के रूप में, तो आपका उसको हाइड्रोजन फ्यूल सेल बोलते हैं। उसी प्रकार हमने बताया सूक्ष्म जैविक ईंधन यानी कि माइक्रोबियल फ्यूल सेल होती हैं, एल्गी बायोफ्यूल सेल्स होती हैं। इनके सबके बारे में हमने चर्चा की। अब हम आगे चर्चा करेंगे भूतापीय ऊर्जा एवं जैविक उत्पादन। देखिए, भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी के ऐसे नीचे पृथ्वी की भूपर्पटी में जो है कई स्थानों पर उष्ण जल यानी कि गर्म जल पाया जाता है, गर्म जल पाया जाता है। और इन गर्म जल के स्रोतों से
ऊर्जा बनाई जाती है। ऊर्जा क्या बनाई जाती है? ऊर्जा बनाई जाती है। और इस ऊर्जा को, ये विद्युत ऊर्जा जो बनाई जा रही है, इसको कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि भू ताप ऊर्जा, तो जमीन में जो तापीय ऊर्जा है, यानी कि जो जमीन में ताप कहाँ है, तो जमीन में ताप का मतलब जमीन के अंदर जो गर्म जल के स्रोत हैं, उन गर्म जल के स्रोतों से जब आपकी विद्युत का उत्पादन किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? भूतापीय ऊर्जा बोला जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप अपने घर के नीचे देखोगे वहाँ आपको गर्म जल मिल जाएगा। तो भारत में कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पे जो है भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है, या फिर बहुत अधिक संभावना है कि वहाँ पे उत्पादन किया जा सकता है। ये प्रमुख 6 क्षेत्र हैं, आपको याद रखना है। हिमालय हो गया, खंबात बेसिन हो गया, सोनाटा का मतलब हो गया सोन नर्मदा, तापी का जो सोन नर्मदा और तापी नदी का बेसिन है उसको समग्र रूप से सोनाटा बोला जाता है। सो से सोना सोन नदी, ना से नर्मदा, ता से तापी। ठीक है, तो इनका जो बेसिन है यहाँ पे भी बहुत बड़ी संभावना है भूतापीय ऊर्जा की। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स हो गए, गोदावरी बेसिन और महानदी बेसिन, ये इतने की लोकेशंस हो गई इंडिया में। किसके लिए? तो भूतापीय ऊर्जा यानी कि जियोथर्मल एनर्जी के लिए। समझ गए जियोथर्मल एनर्जी के बारे में भी प्रमुख चीज़ें। अब एक पॉइंट यहाँ पे आपको ये याद रखना है, जैविक उत्पादन कार्यक्रम, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन प्रोग्राम आपका। इस ये क्या है? ये इसको एनपीओपी यानी कि जैव उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम बोला जाता है। इसकी शुरुआत आपको याद रखना है कि जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत आपकी 2001 में हुई। किस मंत्रालय के तहत? तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत। और इसका जो है सचिवालय जो है वो आपका एपीडा इसका सचिवालय के रूप में काम करता है। ये चीज़ें इसके बारे में यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद नीचे एक पॉइंट लिखा है कि 2016 में सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया। ये चीज़ें अब आपको याद रखनी है। अब हमारी जो बेसिक क्लास थी वो ख़त्म होती है, आपकी इस चैप्टर की जो बेसिक क्लास है वो ख़त्म होती है। अब अगला जो सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से हमें तो 100% आशा है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। अगर एनर्जी से क्वेश्चन आएगा तो वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, या तो एनर्जी में मिल जाएगा, इन्वायरमेंट में, या तो योजनाओं वाले में मिल जाएगा सेक्शन में आपके, या तो करंट में मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत करके हमने इसको बनाया है। भारत ऊर्जा प्रदेश के जो प्रमुख आंकड़े हैं, बहुत मेहनत की है इसको। ये सब गवर्नमेंट जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से हमने डेटा लिया है, सब एकदम अपडेटेड डेटा है। आप पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लीजिएगा। अगर ऊर्जा के क्षेत्र से संबंधित जो डेटा वाली इतनी बेहतरीन क्लास आपको फ्री में पेड बैच में कहीं कोई प्रोवाइड करवाया हो तो हमें बताइएगा। ठीक है, ऊर्जा वाली क्लास खत्म हो गई है, ये भी उसी से जुड़ा हुआ है, बस इसमें हम आंकड़ों के ऊपर चर्चा करेंगे जो वर्तमान में करंट से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, क्लास बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है, पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, कंटेंट की क्वालिटी कैसी लग रही है। सब बहुत बेहतरीन लग रही हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। जहाँ पे भी जिस ग्रुप में हैं आप अभी क्लास ले रहे हैं तो एक बार शेयर कर लीजिए, हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगा। क्या होता है कि जब व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, कमेंट होते हैं, तो सबकी मतलब इच्छा होती है, सबको आप पता है कि हर आदमी की जो है इच्छाएं हैं, आशाएं हैं। हम इतने मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ, जॉब के साथ मैनेज करके पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। हमारी भी कुछ आशाएं हैं आप लोगों से कि हाँ बेहतरीन कंटेंट देंगे, आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, तो आप सब जुड़ेंगे हमसे, आपका प्यार मिलेगा, आपका सपोर्ट मिलेगा, बस वही चाहिए। तो ठीक है, अब हम चर्चा करने वाले हैं भारत के ऊर्जा से संबंधित जो है कुछ प्रमुख आंकड़ों के ऊपर। सारे आंकड़े जो हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें सब आपको नहीं याद रखना है, हम जितनी चीज़ों को बताते चलते हैं उतनी चीज़ों को याद करिएगा। और ये जो अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं ये सब वही पॉइंट्स हैं, जब आप पेपर में बैठते हैं तो कहते हैं कि कितना कठिन पेपर आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं, मिली नहीं है, किसी किताब में नहीं है, किसी मैगजीन में नहीं है, ये कहीं रहती नहीं है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आसानी से मिल जाती हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। और आजकल हर आयोग का एक मतलब बन गया है प्रश्न पूछने का तरीका, कि वो हाल ही में जो डेवलपमेंट होते हैं उसको गवर्नमेंट की जो वेबसाइट पे आंकड़े उपलब्ध होते हैं वहाँ से क्वेश्चन बना दिया जाता है। और वो आंकड़े आपको बुक में मिलते नहीं है, वो फैक्ट्स आपको बुक में मिलते नहीं है। आपको लगता है कि पेपर बहुत कठिन है, पेपर कठिन नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेटजी जो है, जैसे अब हर आयोग का जो है प्रश्न पूछने का तरीका बदल रहा है, तो आपको पढ़ाई भी उसके अनुसार करनी है। तो मेहनत बिल्कुल नहीं करनी है आपको, हमने पूरा आंकड़ा यहाँ पे लिख के लिया। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। देखिए, सबसे पहले इसमें आपको याद ये रखना है कि अगर पूछा जाए कि विश्व के शीर्ष उपभोक्ता देश कौन से हैं, तो भारत के बारे में आपको याद रखना है कि जो भारत है ये विश्व के शीर्ष 3 ऊर्जा उपभोक्ता देशों में शामिल है। ये पॉइंट आपको बस इतना ही याद रखना है कि भारत जो है विश्व के जो शीर्ष 3 प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता वाले देश हैं, टॉप 3, उसमें भारत शामिल है। अब ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं, ये आप लोगों के लिए नहीं है। अगर कोशिश कीजिएगा कि एक बार पढ़ लीजिएगा। आंकड़ा क्या है कि 2024 में जो ग्रामीण इलाके में लाइट आती थी वो दिन में 12.5 घंटे आती थी। वर्तमान में गवर्नमेंट कह रही है कि हम 22.6 घंटे जो है बिजली दे रहे हैं। उसी प्रकार शहरी एरिया, जो शहरी इलाके हैं, वहाँ पे 2014 में 22.1 घंटे बिजली आती थी दिन भर में, और अब 23.5 यानी कि 23.4 घंटे आ रही है। इतना आपको याद नहीं रखना है, ये आपके चीज़ की का, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट उसको इंपॉर्टेंट करते चलिएगा। ठीक है,
ये विश्व के शीर्ष 3 उपभोक्ता देशों में भारत शामिल है। अब उसके बाद अब आपको ये याद रखना है कि भारत का जो 2025-26 का बिजली उत्पादन का लक्ष्य है वो 2000 बिलियन यूनिट है। ठीक है, अभी कितना उत्पादन कर रहा है? तो अभी 1829 बिलियन यूनिट का उत्पादन कर रहा है। रटना नहीं है चीज़ों को, बस एक बार पढ़ लेना है। जो हाईलाइटेड है उसको कोशिश करिए कि याद कर लीजिए। 25-26 में कितना लक्ष्य है? तो 2000 बिलियन यूनिट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे पूछे, ये भारत का दीर्घकालिक लक्ष्य है कि 2070 तक हमें नेट जीरो का उत्सर्जन प्राप्त करना है। ठीक है, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हमें 2070 तक प्राप्त करना है। जितने पॉइंट हमने बताया केवल इतना ही याद आपको रखना है। अब आगे चलिए। अब आपकी जो है एक रिपोर्ट आती है, ठीक है, एरीना करके, इसका फुल फॉर्म है एरीना का, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट निकालती है। इस रिपोर्ट में आपको ये याद करना है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत किस स्थान पर है। ठीक है, ऊर्जा क्षमता में भारत का कौन सा स्थान है। अब कहीं आपको 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, उससे नहीं मतलब। ये डेटा आपका पीआईबी का है, फरवरी 2026 में अपडेटेड है। अभी का डेटा है, चौथा स्थान आपको याद रखना है। गैर जीवाश्म हिस्सेदारी मतलब जो भी हम बिजली बना रहे हैं उसमें गैर जीवाश्म ईंधन मतलब एक जीवाश्म ईंधन से बनाई जाएगी, एक गैर जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन मतलब जो आपका डीजल पेट्रोल कोयला है उससे, और गैर जीवाश्म ईंधन मतलब जो आपकी ये हो गई पवन ऊर्जा हो गई, आपका सौर ऊर्जा हो गई। तो गैर जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वर्तमान में 50% से अधिक हो चुकी है। ये बात भी आपको याद रखना है, जिसमें कि प्रमुखता आपका अगर इसकी सौर ऊर्जा की बात करें तो जो हाईलाइटेड है ये आपको याद रखना है कि सौर ऊर्जा की वर्तमान क्षमता कितनी है भारत में। तो 140 गीगावाट की क्षमता को हम प्राप्त कर चुके हैं जनवरी 2026 तक। उसी के प्रकार पवन ऊर्जा की बात करें तो 54.65, आप बेसिकली 54 याद रखिएगा, 54 गीगावाट क्षमता जो हमारी है वर्तमान में पवन ऊर्जा की है, और 144 गीगावाट वर्तमान की जो क्षमता है वो सौर ऊर्जा की है। ठीक है, अब सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई कुछ योजनाएं हमने लिखी हैं, बिल्कुल आपको वो चीज़ें याद रखनी है। पीएम सूर्य घर योजना, तो पीएम सूर्य घर योजना ये फरवरी 2024 में शुरू की गई। पीएम कुसुम योजना मार्च 2019 में शुरू की गई। सोलर पार्क योजना दिसंबर 2024 में शुरू की गई। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज़, पीएम सूर्य घर योजना क्या है? तो पीएम सूर्य घर बेसिकली योजना ये है कि हर घर के ऊपर जो घर होते हैं, घर के ऊपर छत होती है, छत के ऊपर लोगों को प्रेरित किया जाए कि आप सोलर पैनल लगाइए, और सोलर पैनल क्या होगा, आपके घर की जो है बिजली आपूर्ति पूरी करेंगे, और गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी। अगर आप सोलर पैनल लगाते हैं तो जो भी आपका खर्चा होगा आपको सब्सिडी के रूप में मिलेंगी चीज़ें। ठीक है, तो वर्तमान में 23.9 लाख घरों में रूफटॉप सिस्टम जोड़ा गया है। ठीक है, इससे 7 गीगावाट की क्षमता बढ़ी है। अब आपको ये सब नहीं याद रखना है। पीएम सूर्य घर योजना क्या है वो याद रखना है कि सूर्य घर समझ में आ रहा है? सूर्य और घर, सूर्य से रिलेट कर लीजिए। सूर्य को आपके घर में लाना है, सूर्य को घर में ला के क्या करेंगे, मतलब सौर ऊर्जा को घर में लाना है। तो उसी से जुड़ी हुई है सूर्य घर योजना, फिर आपकी फरवरी 2024 में लॉन्च हुई। पीएम कुसुम क्या है? अब सूर्य घर पे तो आ गए, किसान खेती भी करते हैं, तो कुसुम योजना आपकी है, जो किसान है ना, कृषि पंप स्थापित करने की योजना है। यानी कि जो किसान हैं इनको भी सब्सिडी दी जाएगी, उनसे इनको प्रेरित किया जाएगा कि आप जो सौर ऊर्जा लगाइए, उससे जो है आप समरसेबल लगाइए, सौर ऊर्जा से चलने वाला जो है आपकी जो समरसेबल होनी चाहिए उससे आप जो है खेती करिए। ठीक है, तो इसके लिए भी अगर आप लगाते हैं 3 किलोवाट 5 किलोवाट क्षमता का समरसेबल जो कि सौर ऊर्जा से चलता है, तो उसमें भी गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। तो उसके लिए आती है आपकी कुसुम योजना, जो कि कृषि क्षेत्र में बेसिकली सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। तो मार्च 2024 में कॉन्सेप्ट याद रखिए, आप सारी चीज़ें रट नहीं पाएंगे। सूर्य घर मतलब घर से संबंधित है ये। पीएम कुसुम किससे संबंधित है? तो पीएम कुसुम खेती से संबंधित है। ठीक है, मार्च 2019 में आई। सोलर पार्क योजना क्या है? ये आपकी दिसंबर 2024 में आती है। इसके बारे में एकदम छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि जो बहुत बड़े बड़े मतलब सोलर पैनल हमें लगाना है, बहुत बड़े क्षेत्र में सौर विद्युत क्षमता स्थापित करनी है, तो हमें बहुत बड़ा क्षेत्र की जरूरत होगी ना जहाँ सोलर पैनल लगाएं। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ये योजना लाई, सोलर पार्क योजना, कि जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं सोलर से संबंधित, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जा सके, उसके लिए आपकी आती है सोलर पार्क योजना। ठीक है, वर्तमान में 13 राज्यों में 55 पार्क स्वीकृत हो चुके हैं। ठीक है, मतलब पार्क मतलब समझिए कि जहाँ पे बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगा है, तो वो हो गया आपका एक पार्क। तो ये उसके लिए है कि बड़े बड़े पार्क स्थापित किए जा सकें। यहाँ तक की बात समझ गए। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के बारे में जितने पॉइंट हमने बताया उतना याद रखना है। सौर ऊर्जा से संबंधित 3 योजनाओं के बारे में बताया, कब शुरू हुई और बेसिकली क्या है उनके बारे में, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। पीपीटी आपको पूरी प्रोवाइड करा दी जाएगी। फैक्ट एकदम 100% एक्यूरेट है, वर्तमान अपडेटेड जो है गवर्नमेंट साइट से सारे फैक्ट लिए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की चर्चा हमने कल की थी। हमने बोला था कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आपका 2023 में लॉन्च हुआ, और इसका लक्ष्य, अब आपको ये इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य याद रखना है कि 2023 में तो लॉन्च हुआ, लेकिन 2030 तक हमें
5 मिलियन मीट्रिक टन जो है हमें ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, ये इसका लक्ष्य है। तो यहाँ से आपको यही 2 पॉइंट याद रखना है कि हरित हाइड्रोजन मिशन जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वो 2023 में लॉन्च हुआ और इसका लक्ष्य क्या है कि 2030 तक हमें 5 मिलियन मीट्रिक टन जो है उत्पादन करना है। ठीक है। अच्छा, एक हरित हाइड्रोजन से क्या कॉन्सेप्ट है, पहले ये समझिए। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि हरित हाइड्रोजन क्या है, एकदम सिंपल से समझा रहे हैं फटाक से 2 मिनट में। देखिए, हाइड्रोजन आपकी ऐसे डायरेक्ट तो आ नहीं जाएगी। हाइड्रोजन के लिए हमें H2O का जो है, इसी से हमें क्या मिलती है, विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन करके क्या किया जाता है, हाइड्रोजन जो है निकाली जाती है, हाइड्रोजन इसे निर्मुक्त की जाती है। लेकिन जब ये विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन 2 तरीकों से होता है। अगर जो जीवाश्म ईंधन वाली इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि डीजल पेट्रोल कोयले वाली इलेक्ट्रिसिटी है, उसके माध्यम से जब इसका अपघटन किया जाएगा तो वो हरित हाइड्रोजन नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे तो बिजली खर्च ही हो रही है ना, वो भी जीवाश्म वाली, तो हरित कैसे हो गई। लेकिन जब यही विद्युत अपघटन जो है आपका पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के माध्यम से होगा, यानी कि ये ग्रीन एनर्जी के माध्यम से जब हाइड्रोजन निकाला जाएगा H2O से, तो उसको बोला जाता है हरित हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है। हरित हाइड्रोजन मतलब जब हाइड्रोजन को जल से निकालने में हरित ग्रीन एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी हो गई, आपकी विंड एनर्जी हो गई, उससे जब हाइड्रोजन को निकाला जाता है विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन करके, तो आपका हरित हाइड्रोजन बोला जाता है। इसकी परिभाषा क्या है कि जब 1 किलोग्राम हाइड्रोजन हमें, जैसे 1 किलोग्राम जो है हमें हाइड्रोजन बनाना है और 1 किलोग्राम हाइड्रोजन निकालने के लिए अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है तो 2 किलोग्राम, तो उसको बोला जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन। अगर 2 किलोग्राम के ऊपर हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर दे रहे हैं 1 किलोग्राम हाइड्रोजन को उत्पादन करने में, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं रहेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन तो हो ही जा रहा है, तो ग्रीन किस बात की। तो यही याद रखना है कि एक लिमिटेड मात्रा यानी कि बहुत ज़्यादा 2 किलो तक 1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन आपका उत्पादन करने में मैक्सिमम 2 किलोग्राम अगर CO2 का उत्सर्जन हो रहा है तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोला जाता है। ये डिफिनीशन आपको याद रखनी है। ठीक है। कार्बन मिशन कब आपका लॉन्च हुआ? NGHM नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 में। लक्ष्य क्या है? 5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन करना है 2003 तक। ठीक है। बजट आपको याद नहीं रखना है, एक बार पढ़ लीजिएगा। आर्थिक प्रभाव क्या होगा? जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ की कमी आएगी। ठीक है। एनर्जी का स्रोत हाइड्रोजन होगा, तो हम दूसरे देशों से जो डीजल पेट्रोल गैस मंगा रहे हैं कम मंगाएंगे, तो उससे हमें 1 लाख करोड़ की कमी आएगी। ठीक है। और प्रतिवर्ष जो है 50 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भी कमी आएगी। चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि भारत का पहला पोर्ट आधारित पायलट प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये क्या है? तो ये आपके तमिलनाडु में एक पोर्ट है जिसका नाम है BO चिदम्बरम बंदरगाह। यहाँ पे जो है एक यूनिट स्थापित की गई है, किसके लिए? आपके हरित जो है हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए, और उससे जो एनर्जी बचेगी उससे जो है इस पोर्ट पे सारे काम होंगे, यानी कि ऊर्जा की पूर्ति जो है ये हरित हाइड्रोजन से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी करेगी, तो उसी के लिए ये प्रोग्राम है। तो ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है? तो ये आपको याद रखना है, तमिलनाडु का BO चिदम्बरम बंदरगाह है। ठीक है। ये हाल ही की घटना है 2025 को, तो आपको याद रखना है। उसके बाद परमाणु ऊर्जा और शांति अधिनियम। अब आपको शांति अधिनियम से याद रखना है, पूछा जाए आपके शांति अधिनियम किससे संबंधित है, तो आपके दिमाग में हो सकता है आ जाए कि कुछ इधर उधर की चीज़ें, लेकिन शांति अधिनियम याद कर लेना कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जो है सुधारों से संबंधित है। ठीक है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है, यानी कि बेसिकली परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो कानून है उसके लिए आपका शांति अधिनियम लाया गया 2025 में। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना कि शांति अधिनियम किससे संबंधित है? परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। और 2047 तक हमारा लक्ष्य है कि 100 गीगावाट की परमाणु क्षमता हमें हासिल करनी है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसके लिए जो है एक बात याद रखना है, आपका SMRS होते हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। जैसे आपके बहुत बड़े बड़े जो परमाणु ऊर्जा होते हैं ना, जहाँ पे परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है, रिएक्टर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। उसी प्रकार सरकार का है कि बहुत बड़ा जब हमें परमाणु रिएक्टर बनाया जाता है तो वहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे बहुत बड़े एरिया का लैंड चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा चाहिए, पैसा ज़्यादा चाहिए, तो सरकार ने सोचा कि बहुत बड़ा से अच्छा है कि छोटे छोटे बनाए जाएं, तो वही स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को जो है बनाने के लिए जो है सरकार प्रोग्राम लाती है। और 2033 तक उद्देश्य कि 5 हम छोटे छोटे जो है स्वदेशी डिजाइन वाले स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बना लें, और इसके लिए 20,000 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। तो SMRS स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है कि ये छोटे होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े रिएक्टर्स होते हैं परमाणु रिएक्टर्स, ये उनसे छोटे होते हैं। और वर्तमान में सरकार का लक्ष्य है कि 2033 तक 5 जो है ऐसे छोटे छोटे स्वदेशी डिजाइन से 5 ऐसे छोटे छोटे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को हमें बनाना है। उसके बाद हम कुछ योजनाओं को देखेंगे। ये देखिए, ये पूरी फैक्ट की क्लास है, आपकी करंट अपडेटेड पूरी क्लास है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इतनी बेहतरीन क्लास, इतना एकदम होता नहीं कि एकदम जो उसका एकदम क्रक्स है, जो उसका एकदम मेन पॉइंट है रिपोर्ट्स का, वो हमें यहाँ लिख के लाए हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। उसके बाद हम अगली देखेंगे उजाला योजना। अब आपसे पूछेगा कि उजाला योजना यानी कि जिसको उन्नत ज्योति
बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, इस योजना का फुल फॉर्म है। ये योजना आपकी आती है जनवरी 2015 में। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो एलईडी बल्ब का वितरण करना। सारी चीज़ें आपको याद करने चलता है, ऐसे ही हम लोगों के पेपर में आई थी योजनाएं और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो यहीं से आएंगे। अब इतनी योजनाएं हैं, आप कितनी योजनाएं याद करोगे, सब नहीं याद कर पाओगे। वही याद करनी है जो अभी हाल ही में जिनके गवर्नमेंट के बारे में रिपोर्ट दी है, उनका हाल ही में उनके बारे में कुछ डेवलपमेंट हुए हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, उन्हीं को आपको याद रखना है। और हम उन्हीं, ये सब ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित वही योजनाएं हैं जिनको हम ढूंढ के लाए हैं, और जितना बता रहे हैं आपको उतना ही याद करना है। तो उजाला योजना जनवरी 2025 में आती है, किस लिए है, एलईडी बल्ब के वितरण के लिए है। अब इसके बारे में आपको याद करना है कि मलेशिया के मिलाका राज्य ने भी इसको अपनाया है, इस योजना को। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस देश में इस योजना को अपनाया गया है, उजाला योजना को, तो मलेशिया का जो है एक राज्य है मिलाका राज्य, उसने इसको अपनाया है। उसके बाद कुछ और योजनाएं हैं, जैसे आपकी DDUJGY, इसका फुल फॉर्म है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ये 2014 में आती है। इसका उद्देश्य एक लाइन में याद रखना है, ये ग्राम ज्योति है, यानी कि ग्रामीण एरिया में जो है बिजली पहुंचाना है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब आई, 2014 में आई। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण इलाकों में क्या करना है, बिजली पहुंचाना है। उसके बाद द इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम ये भी इसीलिए आई कि जो है बिजली जो है लोगों तक, हर मतलब घर तक जो है बिजली पहुंचाना है। तो ये थी आपकी IPDS योजना। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है, जो याद करना है वो ये है प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना। प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना, जिसको कि सौभाग्य योजना बोला जाता है, सौभाग्य योजना बोला जाता है, प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना, ऐसे टिक कर लीजिए। ये हो गई आपकी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। उसके बाद सौभाग्य योजना, जिसको प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना बोला जाता है, आती है 25 सितंबर 2017 को। नाम से ही स्पष्ट है, सहज बिजली हर घर योजना, हर घर में सहजता से बिजली पहुंचाना, एकदम सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं, लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते हुए। वैसे PPT हम आपको दे देंगे, उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। ठीक है, अब ये देखिए, इन योजनाओं को हम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इन योजनाओं के संबंध में सरकार ने भी आंकड़ा प्रोवाइड किया। क्या आंकड़ा दिया कि हमने जो है 1.85 लाख करोड़ के निवेश से इन योजनाओं में हमने निवेश किया। गवर्नमेंट कह रही है कि इन योजनाओं में हमने 1.8 लाख करोड़ का निवेश किया, और उस निवेश के माध्यम से 18,374 गांवों का विद्युतीकरण, 2.86 करोड़ घरों में कनेक्शन हमने दिया इन योजनाओं के माध्यम से। तो क्योंकि अब इन योजनाओं का आंकड़ा वर्तमान में आया है, एक बार ये चीज़ भी पढ़ लीजिएगा। तो अब इन योजनाओं से आपके आयोग क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये योजना कब आई, ये योजना कब आई, इस योजना का क्या उद्देश्य था, तो वही आपको याद रखना है। ठीक है, ये योजना क्यों, अब उजाला हमने क्यों पढ़ाया, क्योंकि अभी हाल ही में मलेशिया के मिलाका राज्य ने इसे अपनाया। तो पूछ सकता है ना कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ये योजना कब आई, ये योजना क्यों थी। तो ऐसे ही चीज़ें पढ़ी जाती है, जिन क्वेश्चंस की ऐसे, जैसे हमें पूछते हैं ना कि कैसे हम जाने कि क्या आएगा पेपर में, तो ऐसे ही जाना जाता है। और इस पेपर में अगर इस क्लास से ना आए तो आप लोग बताइएगा क्वेश्चंस। अगला जो है एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, इंडिया एनर्जी स्टैक, IES इसका फुल फॉर्म है। इसके बारे में कुछ भी नहीं याद रखना है, बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आपसे पूछे IES क्या है, तो यह ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्या है ये, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस क्षेत्र में, ऊर्जा क्षेत्र के लिए। इंडिया एनर्जी स्टैक क्या है, तो इतना याद रखना है कि ऊर्जा क्षेत्र में बढ़िया जो है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सरकार की ये प्रोग्राम है IES आपका, इंडिया एनर्जी स्टैक। यही जो हाईलाइटेड है, यही इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ हम वैश्विक पहल और रणनीतियों को देखेंगे जहां पे इंडिया की भागीदारी है। जैसे हमने जब G20 हमारे यहाँ हुआ था, तो हमने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है लॉन्च किया था। भारत की अध्यक्षता में G20 के दौरान हमने क्या लॉन्च किया, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस कब लॉन्च हुआ, तो G20 के दौरान। किसने लॉन्च किया, भारत में लॉन्च किया। इसमें 25 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हैं इसमें शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पूरी क्लास हमने कल देख ली थी। ठीक है, इसको अब हम फिर से नहीं रिपीट करेंगे। अगर आपको बताना है तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय भारत के किस शहर में है, भारत के किस राज्य या किस शहर में है, कमेंट करके आंसर बताइएगा। आप कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा हमें लगता है कि आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, और क्लास के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा। हम भी बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, संभावित क्वेश्चंस पूछेंगे, आप इंटरेक्ट करेंगे तो क्लास में एक आमने सामने वाली फीलिंग आ जाती है। जैसे ऑफलाइन क्लास में होता है कि आप बैठे हैं, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जो क्वेश्चन पूछा करें उसका आंसर दिया करिए। बाकी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में हमने लास्ट क्लास में पूरा पढ़ाया हुआ है। उसी प्रकार इंडिया ने एक इंडिया एनर्जी वीक इस प्रोग्राम की शुरुआत की है। ये प्रोग्राम क्या है, तो ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ईंधन पर वैश्विक संवाद हेतु भारत द्वारा आयोजित यह एक मंच है, इंडिया एनर्जी वीक। ठीक है, ये भी याद रखना कि ये भारत का एक मंच है, भारत द्वारा आयोजित मंच है इंडिया एनर्जी वीक,
जितनी चीज़ें बताते चल रहे हैं उतनी चीज़ें आपको याद रखना है। अब कुछ लक्ष्य भी भारत ने रखा है, जैसे नेट जीरो तो आप सभी को पता है कि 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हमें 2070 तक हासिल करना है। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है, तो आपको 270 याद करना है। उसी प्रकार 2030 तक जो है जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी लानी है हमें, और ये भारत का ये भी लक्ष्य है, 2030 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी लानी है। पूरी फैक्चुअल क्लास है, तो बस फैक्ट को आप रखते चलिए। फैक्ट को जितना आसान हो सकता है हमने उतना आसान बना दिया है। अभी आप जो ये रिपोर्ट्स है ना, रिपोर्ट्स आप पढ़ेंगे ना तो समझ में नहीं आती हैं, रिपोर्ट इतनी बड़ी बड़ी होती हैं। हमने वहाँ से उनको पढ़ा, वहाँ से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनको हमने यहाँ पे लिया है। उसी को क्या, भारत 2024 में इंटरनेशनल एनर्जी इफिशियंसी हब में शामिल हुआ। तो ये आपसे पूछ सकता है कि भारत इंटरनेशनल एनर्जी इफिशियंसी हब में कब शामिल हुआ, तो 2024 में शामिल हुआ। अब हमने जितना कुछ पढ़ाया है यहाँ पे सारी घटनाएं जो है लिखी हुई हैं, ये ऑनलाइनर फॉर्मेट में, इसको आपको रट लेना है, याद कर लेना। जैसे 2023 में क्या हुआ, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च हुआ, हमने अभी ऊपर देखा। 2024 में भारत इंटरनेशनल एनर्जी हब में शामिल हुआ। 2025 में शांति अधिनियम और ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन योजना लागू हुई। शांति अधिनियम किससे संबंधी है, तो शांति अधिनियम आपके परमाणु कानून से संबंधित है, हमने ऊपर ही बताया, परमाणु ऊर्जा कानून से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित है आपका शांति अधिनियम। ये बात आपको इतनी हिस्से याद रखनी है, ज्यादा कहानियों के में नहीं पढ़ना है। 2026 जनवरी में 140 गीगावाट सौर क्षमता हमने हासिल की और 54.65 गीगावाट पवन क्षमता हासिल की। जो ऊपर पढ़ाए हैं उसी को वन लाइनर फॉर्म में सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको लिखे हैं। पीएम कुसुम के तहत 14 लाख स्टैंड अलोन कृषि पंपों की स्थापना की। ठीक है, स्थापना का लक्ष्य है। पीएम कुसुम के बारे में भी हमने अपने बता दिया कि ये आपका किस है, एग्रीकल्चर फील्ड से संबंधित है। एग्रीकल्चर यानी कि किसानों को सौर पंप जो है प्रोवाइड करवाना और उनको सब्सिडी देना। ठीक है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन यानी कि एनजीएम, ये इसका क्या है, प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का इसका क्या है, लक्ष्य है। उसके बाद फिर हमने बताया कि यूएनएफसीसी के में जो है भारत ने क्या प्रतिबद्धता की है कि हम अपनी जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी लाएंगे। 2031-32 तक हमें परमाणु ऊर्जा क्षमता 22.38 गीगावाट तक पहुंचानी है और 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक पहुंचानी है। 2070 तक क्या है, भारत का नेट जीरो जो है उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है और 2033 तक हमें कम से कम 5 स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित करना है। पूरा जो हमने ऊपर पढ़ाया है ये उसी का शॉर्ट फॉर्म में, वन लाइनर फॉर्म में पूरे नोट्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को लिए मिल सकता है और जो पेपर देते होंगे आप लोगों को पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये तो किसी बुक में नहीं था, किसी मैगजीन में नहीं था, कहाँ से सारे क्वेश्चन आ गए, बहुत टफ आ गया। नीचे ये बजट के बारे में चीजें लिखी हैं, आपको नहीं याद रखना है, एक बार पढ़ लीजिएगा, हम पीपीटी देंगे वहां से याद कर लीजिएगा। क्लास बड़ी हो रही, कोई मतलब नहीं है इतने बजट। देखिए पढ़ाने का वही मतलब है, याद वही चीज़ें की जाती हैं जहाँ से ज़्यादा संभावना है पेपर की। ठीक है, अब हम आपको बजट याद करवाने लगे, याद ही नहीं होगा, हम बोल दें याद कर लो, नहीं याद कर पाओगे आप मतलब दिमाग की कैपेसिटी होती है, यहाँ याद करोगे फिर बजट में, हर एक बजट में कृषि को कितना अलॉट हुआ, नरेगा को कितना अलॉट हुआ, स्वास्थ्य विभाग को कितना अलॉट हुआ, नहीं रट पाओगे आप। तो जो इंपॉर्टेंट होती है वो देख लिया करिए, इसको एक बार देख लिया लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें हमने इससे पढ़ा दी है। यहाँ पे एक चीज़ आपको, ये जो साइड प्रोग्राम है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फ्रॉम ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, ये भी आपकी हरित हाइड्रोजन से संबंधित ये जो है जो साइड कार्यक्रम है, ये ऐसे पूछ सकता है कि साइड कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत जो है ये कार्यक्रम आया है, फुल फॉर्म नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हमने पढ़ा दी है, फिर से वही है, यहाँ पे भी ऊपर की क्लास का कंक्लूजन हमने बताया कि जो एरिना की रैंकिंग है उसमें भारत को चौथा जो है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत 4th रैंक पे है। ग्रीन हाइड्रोजन की परिभाषा हमने बताई कि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के उत्पादन में अधिकतम 2 किलोग्राम अगर CO2 का उत्सर्जन हो रहा है तो उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे। नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक। शांति अधिनियम जो है आपके परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। CCTS का फुल फॉर्म क्या है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना ही याद रखना है कि पहले एक चलती थी योजना PAT, उसके स्थान पर 2026 से लागू हो जाएगी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम, क्योंकि 2026 में लागू हो रही है। तो पूछ सकता है कि CCTS का फुल फॉर्म क्या है, तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम है। किसके स्थान पर आई, तो PAT योजना के अंतर पैट योजना के स्थान पर आई। ज़्यादा कहानी नहीं पढ़नी है, बस इतना याद रखना है कि ये जो योजनाएं हैं ये भारत सरकार द्वारा औद्योगिक उत्सर्जन कम करने के लिए, औद्योगिक क्षेत्र में उत्सर्जन कम करने से संबंधित ये योजनाएं हैं। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद IES क्या है हमने बताया, तो IES मतलब इंडिया एनर्जी स्टैक। ये क्या है, ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ऊर्जा क्षेत्र में, एनर्जी क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए योजना है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन उत्पादन लक्ष्य क्या है, 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक ग्रीन हाइड्रोजन। एक जगह इसमें शायद थोड़ा सा गलती लिख दी गई है कि प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन, कहाँ पे लिखा था वो अभी हमें याद आ रहा है कि हमने उसको तो प्रतिवर्ष 50, एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा, 2030 तक प्रतिवर्ष, हाँ सॉरी बात वही है कि मतलब 2030 तक प्रतिवर्ष हमें जो है 50 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन का, 50 मिलियन मीट्रिक टन सॉरी 5 बिलियन मीट्रिक टन जो है ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन लक्ष्य में है। ठीक है,
उसके बाद आपका ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में भी हमने बता दिया और आपके उजाला के बारे में भी हमने बता दिया है। सारी चीज़ें हो गई हैं। अब बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, ये क्लास कैसी लगी, हमारा जो कंटेंट है ये कैसा लगा, क्या आपको ऐसा कंटेंट और कहीं मिल रहा है, ठीक है। और अगर नहीं मिल रहा है तो एक बात और, आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आए थे, उसका आंसर ये देखिए, ये 4 क्वेश्चन है। पहला, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हुए हैं, पहला क्वेश्चन ये है और आप क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है। जब आप क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करेंगे तभी हम क्वेश्चन का आंसर भी बताना शुरू करेंगे, क्योंकि आप लोग इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या ही मतलब है क्वेश्चन देने का। तो ऐसे पहले का ये आंसर है, दूसरे का ये आंसर है, तीसरे का ये आंसर है, कमेंट बॉक्स में आप करके बताइएगा, सारे PYQs हैं, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा हो, जो NG नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के उत्पादन का लक्ष्य है, तो इसको आपको यही याद रखना है कि 2030 तक हर वर्ष हमें 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। हर वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन, कब तक? 2030 तक, ठीक है। ऊपर अच्छे से लिखा हुआ है, ये 1 लाइनर है तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया गया है। बाकी अब आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सहयोग, प्यार, सपोर्ट और बनाइए, जिससे कि हम आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन प्रयास कर सकें, जिससे कि आप लोगों के सिलेक्शन की जो राह है वो थोड़ी सी आसान हो सके।